सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 8। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, जो है रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने परमाणु त्रिज्या की आवर्त प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। हमने आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था और हमने विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के बारे में भी पढ़ा था। यह सारे गुणधर्म किसी तत्व की भौतिक गुणधर्म कहलाती है। भौतिक गुणधर्म का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी हमने पिछली वीडियो में इन भौतिक गुणधर्मों की आवर्त प्रवृत्ति के बारे में जाना। स्क्रीन पर दिए गए पिक्चर उन सारी प्रवृत्ति के बारे में आपको याद दिला रहा है जिससे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। यानी जब हम ऊपर से नीचे किसी वर्ग में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, वही आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है। उसी तरीके से आयनन एंथैल्पी आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। और वैद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ती है लेकिन वर्ग में घटती है। भौतिक गुणधर्मों की आवर्त प्रवृत्ति को जानने के बाद अब बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की। आज की इस वीडियो में हम दो तरह की रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। एक होगी ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, और दूसरी है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, जिसे इंग्लिश में हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों गुणधर्मों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। क्या आप ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानते हैं? आइए ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा को पढ़ें। ऑक्सीडेशन अवस्था किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं।
ऑक्सीकरण संख्या यह बताती है कि यौगिक में परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों को खो चुका है। वह तत्व जो कि किसी बंध में नहीं होता, उसका ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। क्या आप बता सकते हैं कि Ag किस तत्व को कहते हैं? सिल्वर का सूत्र Ag होता है। जब Ag किसी दूसरे तत्व के साथ बंध में नहीं होता तो सिल्वर यानी Ag का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। उसी तरीके से ऑक्सीजन जिसका सूत्र O होता है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी जब यह किसी और तत्व के साथ बंध में नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए आइए एक उदाहरण को देखते हैं। स्क्रीन पर आप एक अणु देख पा रहे हैं। यह अणु दो तत्वों से बना है, यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन की ऋणात्मकता ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन का आवेश होगा -1 और OF2 में 2 फ्लोरीन होते हैं। इसीलिए जब इसे हम एक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +2, यानी OF2 अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। इसे अगर एक और उदाहरण से समझें तो Na2O एक अणु है जो कि सोडियम और ऑक्सीजन से बना है। क्योंकि सोडियम की ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होगी और इसे अगर हम एक इक्वेशन में सॉल्व करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी -2, यानी Na2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है -2। आप एक स्क्रीन पर टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में विभिन्न प्रकार के समूहों की ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे हम संयोजकता भी कहते हैं, दर्शा रखा है। जैसे वर्ग 1 के तत्व की संयोजकता 1 होगी क्योंकि उसमें संयाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। बाकी का टेबल आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। विभिन्न तत्वों के ऑक्सीजन अवस्था को समझने के लिए इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड को पढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए टेबल पे आप देख पा रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के वर्गों में उपस्थित तत्व विभिन्न तरीके के हाइड्राइड बनाते हैं, जिनके सूत्र को आप देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न तरीके के ऑक्साइड भी बनाते हैं। उनमें से 2 वर्गों में उपस्थित तत्वों के ऑक्साइड को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में विस्तार से हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विकर्ण संबंध की, जिसे इंग्लिश में हम डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कुछ तत्व पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से विकर्ण रूप में उपस्थित हैं। इन तत्वों में कुछ तरीके की समानताएं पाई गई और ऐसे तत्वों के संबंध को हम विकर्ण संबंध कहते हैं, यानी डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए चित्र इस विकर्ण संबंध को दर्शा रहा है। जैसे कि वर्ग 1 यानी ग्रुप 1 में प्रेजेंट लिथियम का विकर्ण संबंध ग्रुप 2 यानी वर्ग 2 में उपस्थित मैग्नीशियम से होता है। उसी तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध होता है और बोरॉन और सिलिकॉन का भी विकर्ण संबंध होता है। इस विकर्ण संबंध में उपस्थित तत्वों की समान गुणधर्म होते हैं। पहले बात करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध के बारे में।
लिथियम और मैग्नीशियम का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। यह दोनों अल्कोहल में घुल जाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं, जिसका आप सूत्र देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध के बारे में। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की आयन त्रिज्या लगभग समान होती है। यह दोनों क्षार में घुल जाते हैं। इन विकर्ण संबंध के बारे में विस्तार से हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपनी दूसरी रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आवर्तता के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाशीलता किसी पदार्थ की एक प्रणाली में रासायनिक परिवर्तनों से गुजरने की प्रवृत्ति को कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम केमिकल रिएक्टिविटी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाशीलता आवर्त सारणी में अत्यधिक बाएं और या अत्यधिक दाएं और उपस्थित तत्वों में होती है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनके धात्विक गुणधर्मों को समझा गया। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, वहीं जब हम आवर्त में चलते हैं तो धात्विक गुणधर्म घटता है। यानी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। धात्विक गुणधर्म के आधार पर तत्व तीन तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि पहले तरीके का ऑक्साइड होता है क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर एक आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें तत्वों को तीन ग्रुप में बांटा गया है। कुछ तत्व जो कि पीले से दिखाया गया है वो होते हैं धातु। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो तत्व ग्रीन या हरे रंग से दर्शाया गया है वो होते हैं अधातु। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं और जो तत्व पर्पल रंग से दर्शाया गया है वो होते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। पहले बात करते हैं क्षारीय ऑक्साइड की। क्षारीय ऑक्साइड अम्ल यानी एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है अम्लीय ऑक्साइड, जिसे इंग्लिश में हम एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। यह क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए रिएक्शन में दिखा रखा है। और तीसरे तरीके के ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जो कि क्षार और अम्ल दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों,
आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 6। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो आइए शुरू करते हैं प्रक्षेप्य गति से। प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य क्या होता है। जब किसी वस्तु को उछालने के बाद वह वस्तु उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। इसके लिए आप उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण होगा फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल से खेलते हुए फुटबॉल को हवा में उछाला जाता है। इसका एक और उदाहरण आप तोप का गोला ले सकते हैं, क्योंकि उसको तोप से हवा में उछाला जाता है। किसी प्रक्षेप्य की गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर कोई तोप है जो एक गोला छोड़ रही है, तो प्रक्षेप्य गति करते हुए उस गोले के लिए किसी समय पर हम x तथा y घटक निर्धारित करते हैं जो इस प्रकार होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन घटकों के लिए त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि कोई पिंड प्रक्षेप्य गति में गतिमान है और मान लीजिए किसी समय पर वो इस जगह है। तो इस समय पर उस पिंड के x तथा y घटक इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पिंड के x तथा y घटक के त्वरण का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि यदि किसी पिंड को हवा में फेंका जाए तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए हम इसे -g से डिनोट करते हैं। और उस पिंड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब क्षैतिज दिशा में कोई भी बल काम नहीं करता है, इसलिए क्षैतिज दिशा में हम त्वरण का मान लिखते हैं 0। और इसी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा में हम त्वरण का मान लिखते हैं -g। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि दिशा नीचे की ओर है। और इस तरह इन दोनों घटकों को मिलाकर हम त्वरण का सदिश मान लिख सकते हैं। सदिश a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पर अगर हम ax और ay के मान रखें तो हमें त्वरण का मान इस तरह मिलता है, जो है सदिश a बराबर -g j कैप। तो प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी भी कण का त्वरण होता है सदिश a बराबर -g j कैप। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी पिंड के प्रारंभिक वेग के x तथा y घटक के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम x तथा y एक्सेस लेते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अक्ष, और हम मानते हैं कि कोई पिंड इस मार्ग पर प्रक्षेप्य गति कर रहा है। तो इसकी प्रारंभिक गति को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं v0 से। इसका x अक्ष के साथ हम कोण θ0 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह प्रारंभिक वेग का x अक्ष के साथ घटक मिलता है v0 cos θ0 और y अक्ष के साथ घटक मिलता है v0 sin θ0, जिसे हम v0x और v0y से डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्षैतिज दिशा में विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम न्यूटन की शुद्ध गति की तृतीय समीकरण लेते हैं, जो है x बराबर v0xt प्लस 1/2axt², जहां पर x है x दिशा में विस्थापन, v0x है प्रारंभिक वेग का x अक्ष का घटक, t है समय और ax है x अक्ष की दिशा में त्वरण, जिसका मान 0 होता है, और v0x का मान होता है v0 cos θ0। तो ये दोनों मान अगर हम इस समीकरण में रखें तो हमें समीकरण मिलती है v0 cos θ × t प्लस 1/2 0 × t², जिसके द्वारा हमें x का मान मिलता है v0 cos θ × t, और यही क्षैतिज दिशा में विस्थापन कहलाता है। इस समीकरण के प्रयोग से हम t का मान भी इस प्रकार लिख सकते हैं, जो होता है t बराबर x बटे v0 cos θ।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मान भी हम शुद्ध गति की तृतीय समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं, जो है y = v0/t + 1/2 a/t², जहां पर y है ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, v0y है प्रारंभिक वेग का y घटक, t है समय और ay है ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का मान होता है -g और v0y का मान होता है v0 sin थीटा, जिसको हल करने पर हमें समीकरण इस तरह से मिलती है, जो है y = v0 sin थीटा t - 1/2 gt²। तो इस समीकरण को हम आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर t का मान रखते हैं, जो हमने क्षैतिज दिशा में विस्थापन द्वारा निकाला था, जिसका मान था t = x/v0 cos थीटा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम समीकरण में मान रखते हैं, जिससे हमें समीकरण इस प्रकार मिलती है और जिसको हल करने पर हमें अंतिम समीकरण मिलती है y = x tan थीटा - g/2 v0² cos² थीटा x²। और इस तरह हम प्रक्षेप्य गति के लिए विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई का समय ज्ञात करते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई पिंड इस तरह प्रक्षेप्य गति कर रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई उसके लिए ये वाला पॉइंट होगा। तो इस तरह अधिकतम ऊंचाई के समय का मतलब है कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए पिंड को कितना समय लगा। इसके लिए हम शुद्ध गति की समीकरण की पहली समीकरण लेते हैं, जो है vy = v0y + a/t, जहां पर हमने सभी ऊर्ध्वाधर घटक लिए हैं। तो vy हम उस वेग को कहते हैं जो पिंड का वेग है अधिकतम ऊंचाई पर। तो अधिकतम ऊंचाई पर कुछ समय के लिए पिंड का वेग 0 हो जाता है और v0y की वैल्यू होती है v0 sin थीटा तथा ay की वैल्यू होती है -g। तो अब इन तीनों के मान को हम समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें समीकरण मिलती है 0 = v0 sin थीटा - gtm। tm प्रयोग किया है हमने अधिकतम ऊंचाई के समय के लिए। तो इस तरह tm का मान हमें मिलता है v0 sin थीटा g। तो आइए अब आगे चलते हैं और उड्डयन काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई पिंड प्रक्षेप्य गति कर रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने में उसे कुल जितना समय लगता है, उसे उस पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल पिंड के अधिकतम ऊंचाई के समय का दुगना होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पिंड अपने प्रक्षेप्य गति के मध्य बिंदु पर तय करता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं t = 2tm, जहां पर कैपिटल T का मतलब है उड्डयन काल। तो इस तरह tm की वैल्यू थी v0 sin थीटा g। तो कैपिटल T की वैल्यू हो जाएगी 2v0 sin थीटा g, और इस तरह हम उड्डयन काल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम शुद्ध गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो है y = v0/t + 1/2 a/t², जहां पर हम y की जगह लिखते हैं hm, जिसका मतलब है अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, और t की जगह लिखते हैं tm, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई के लिए समय को हम tm से डिनोट करते हैं, और ay के लिए लिखते हैं -g। तो आइए अब हम tm का मान रखते हैं, जो है v0 sin थीटा g। तो इस समीकरण में tm का मान रखने पर हमें समीकरण इस तरह प्राप्त होती है, जिसको यदि हम हल करें तो हमें अंतिम समीकरण मिलती है hm = v0² sin² थीटा 2g, और इस तरह प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसके लिए भी हम तृतीय शुद्ध गति की समीकरण लेते हैं, जो कि x घटक के लिए है। तो ये होती है x = v0xt + 1/2 axt²। तो क्षैतिज परास के लिए हम x की जगह लिखते हैं कैपिटल R,
टी की जगह लिखते हैं कैपिटल टी, क्योंकि क्षैतिज परास वह क्षैतिज दूरी होती है जो कोई पिंड अपने पूरे प्रक्षेप्य गति के दौरान तय करता है, और ax का मान होता है 0। तो कैपिटल टी का मान हमने निकाला था 2v0 sin थीटा अपॉन g। तो ये मान हम समीकरण में रखते हैं, तो हमें समीकरण इस प्रकार मिलती है, जिसको हल करने पर हमें क्षैतिज परास का मान ज्ञात होता है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और प्रक्षेप्य का अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हम क्षैतिज परास का सूत्र लेते हैं। अब हमें देखना है इस सूत्र का हमें अधिकतम मान कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए हम sin 2 थीटा पर नजर डालते हैं, जिसका अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो यदि हम sin 2 थीटा का मान 1 रखें तो हमें r का अधिकतम मान मिल सकता है, जिसके लिए हमने डिनोट किया है rm। और इस मान के लिए हम थीटा का मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए 2 थीटा का मान होगा π/2 और इस प्रकार थीटा का मान होगा π/4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में ये नीला बिंदु लाल बिंदु का एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस बिंदु की गति को वृत्तीय गति बोलेंगे। तो मान लीजिए कोई पिंड इस वृत्त पर चक्कर लगा रहा है और उसके लिए इस पॉइंट पर स्थिति सदिश है r1 और एक दूसरे पॉइंट पर स्थिति सदिश है r2। और पहले स्थिति सदिश के लिए वेग है v1 और दूसरे सदिश के लिए वेग है v2। तो इसके लिए हम औसत वेग का मान इस प्रकार लिख सकते हैं तथा ताक्षणिक वेग का मान इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। और इसी तरह औसत त्वरण का मान लिख सकते हैं a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ताक्षणिक त्वरण का मान लिख सकते हैं सदिश a बराबर dv अपॉन dt। तो चलिए अब अभिकेंद्र त्वरण पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका सूत्र होता है ac बराबर v स्क्वायर अपॉन r, जहां पर ac है अभिकेंद्र त्वरण, r है वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए अब नजर डालते हैं कोणीय वेग पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका सूत्र इस प्रकार होता है, जहां पर ओमेगा होता है कोणीय वेग और डेल्टा थीटा होता है कोण में चेंज। कोणीय वेग को वेग तथा त्रिज्या के रूप में इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, जिस सूत्र का प्रयोग करके हम अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो होता है ac बराबर ओमेगा स्क्वायर r। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्रक्षेप्य गति के बारे में, उसके बाद पढ़ा एक समान वृत्तीय गति के बारे में, तथा सबसे अंत में पढ़ा अभिकेंद्र त्वरण तथा कोणीय वेग के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा व शक्ति के बारे में। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक बलगतिकी का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेग समीकरण से। आज की इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक अभिक्रिया है जो R से P जा रही है। R यहाँ पर अभिकारक हैं, तो इसके लिए माइनस dr/dt होगा कि R की पावर 1, तो R की पावर 1 तो R ही होगा। तो हम इसमें थोड़ा अदला बदली करेंगे और dr/r बराबर हो जाएगा माइनस k dt के। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब हमें यहाँ पर इस i की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम t को 0 के बराबर रखेंगे। जब t 0 के बराबर होगा तो i की जो वैल्यू होगी वो ln r0 होगी। तो इस हिसाब से प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हम थोड़ा अदला बदली करके ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस के टी लिखेंगे। फिर वहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, तो वो बन जाएगा ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी। जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे तो r अपॉन r0 बन जाएगा e की पावर माइनस के टी और r बराबर r0 e की पावर माइनस के टी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो आखिरी में आया हमारे पास, तो आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ ln r और t के बीच में बना है और इसकी जो ढाल है वो माइनस k है। ये ग्राफ ln r0 से शुरू हुआ है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ ढलता जा रहा है। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपियों में बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। अर्ध आयु वो समय होता है जिसमें हमारा जो अभिकारक है वो अपनी शुरुआती मात्रा के आधे मात्रा में पहुंच जाता है। तो अगर हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालनी है तो वो हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायु होगी उस समय पर जो R की सांद्रता है वो 1/2 R0 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। तो इस हिसाब से K बराबर R0 माइनस 1/2 R0 डिवाइड T हाफ। T हाफ जो है ये अर्धायु को दर्शाता है। जब हम इसको और हल करेंगे तो K बराबर हो जाएगा R0 अपॉन 2 अपॉन T हाफ। तो अगर इसको हम और हल करेंगे तो इससे बन जाएगा T हाफ बराबर R0 अपॉन 2K। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपनी कॉपियों में। अब बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायु होगी उस समय पर जो R की वैल्यू होगी वो हो जाएगी R0/2। तो अब K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। हमें यहाँ पर R की वैल्यू रखनी है जो कि है R0 अपॉन 2। तो K बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T हाफ लॉग 2। जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो ये कुछ आएगा T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ जो होता है वो R0 के समानुपाती होता है तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान R0 पर निर्भर नहीं करता। अब बात करते हैं छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में।
आपके सामने अभी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पानी और एथिल एसीटेट मौजूद है अभिकारक के तौर पर। यहाँ पर पानी की उच्च सांद्रता है। पानी की उच्च सांद्रता के कारण एथिल एसीटेट की सांद्रता की तुलना में पानी की सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम होता है। तो परिवर्तन कम होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, जबकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। इसलिए इस अभिक्रिया को छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आप ये चीज अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने वेग समीकरण पढ़ा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। उसके बाद हमने अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप ये सब चीज़ें रसायन विज्ञान की जो एनसीईआरटी है कक्षा 12वीं के लिए उससे पढ़ लीजिए और इन चीज़ों के ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग आरेनियस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ेंगे और आखिरी में हम संघटक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति की और इसके बाद समझेंगे संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति की। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कोई एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है तो उस पर लॉरेंस बल लगता है, जिसके प्रभाव की वजह से आवेशित कण का पथ भटक जाता है। तो हम यहाँ पर इसी भटके हुए पथ की दिशा को समझेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जबकि इसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। आइए अब इसमें पहली स्थिति लेते हैं जिसमें वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जबकि आवेशित कण का वेग ऊपर की ओर है, जिसकी वजह से जैसे ही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उस पर लगातार एक बल लगने लगता है, जिसके कारण इस आवेश का पथ कुछ इस तरह से वृत्तीय हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ इस स्थिति में आवेश पर लगने वाले निरंतर बल की दिशा पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर बल की दिशा अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर होगी, यानी कि केंद्राभिमुख बल के जैसे। और इसी की वजह से ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्तीय पथ में गति करने लगता है। आइए अब हम इसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। इसके लिए आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखते हैं, यानी कि Q
ब्रैकेट v क्रॉस b बराबर होगा m v की घात 2 बटे r के। दोस्तों अब क्योंकि v और b एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए q ब्रैकेट v क्रॉस b बराबर होगा b v q के, जो बराबर है m v की घात 2 बटे r के। इससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या आती है r बराबर m v बटे b q। जबकि वृत्तीय पथ के लिए समय अवधि की बात करें तो वो होगी t बराबर 2 पाई r बटे v। और अगर हम यहाँ r का मान पिछले व्यंजक से रखें तो समय अवधि t आती है 2 पाई m बटे b क्यूब। दोस्तों अब हम त्रिज्या और समय अवधि के व्यंजक को एक जगह लिख लेते हैं और अब ज्ञात करते हैं इस वृत्तीय पथ में आवेशित कण की गति की कोणीय आवृत्ति को, जो होती है ओमेगा और जो बराबर होती है 2 पाई बटे t के। अब यहाँ हम पिछले व्यंजक से t का मान इस समीकरण में रखें तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा आती है b क्यूब बटे m। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी स्थिति की, जिसमें आवेशित कण का वेग सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर किसी निश्चित कोण पर झुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति में बल की दिशा का पता कैसे लगाया जाएगा और इस स्थिति में आवेशित कण का पथ क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों अक्ष x, y तथा z को बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष के समांतर है और कोई एक आवेशित कण मूल बिंदु से v वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ yz तल में गति करता है। चलिए पहले हम इस वेग को अक्षों के अनुसार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर z अक्ष के समांतर वेग होगा v cos थीटा और y अक्ष के समांतर वेग होगा v sin थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के लंबवत होती है, यानी यहाँ पर बल की दिशा होगी x अक्ष के समांतर। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, वेग और बल की दिशा मिलती है, जैसे इससे पहले वाली स्थिति में भी था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक आवेश का पथ वृत्तीय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेग का एक भाग z की दिशा में भी है, यानी कि ये वेग आवेशित कण को z अक्ष के समांतर भी गति करने के लिए बाध्य करेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह आवेश दो तरह की गति करता है, एक तो वृत्तीय जो v sin थीटा की वजह से है और दूसरी रेखीय जो v cos थीटा की वजह से होगी। यानी कि यहाँ पर आवेश दोनों गतियों को संयुक्त रूप से करेगा, अर्थात इसका पथ कुंडलीदार होगा। आइए अब हम इस पथ के कुछ गुणधर्मों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुंडलीदार पथ की त्रिज्या, जिसे ठीक पहले की ही तरह लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखकर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि मोड q v क्रॉस b बराबर होगा m v की घात 2 बटे r। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर v तथा b लंबवत नहीं है, इसलिए v क्रॉस b को हम लिख सकते हैं v b sin थीटा, जो बराबर होगा m v की घात 2 बटे r के। और यहाँ से r आता है m v sin थीटा बटे b क्यूब। इसके अलावा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेश को लगा समय t होगा 2 पाई r बटे v। और अब यहाँ पर r और v का मान रखें तो t आता है 2 पाई m बटे b क्यूब। तो आइए हम यहाँ त्रिज्या
और समय अवधि को एक साथ लिख लेते हैं। इसके साथ ही हम इसी प्रकार की गति से जुड़े एक और गुण के बारे में जान लेते हैं, जो कहा जाता है पिच। दोस्तों, किन्हीं दो लगातार कुंडलियों के बीच की दूरी को कहा जाता है पिच, जो बराबर होती है चाल गुणा समय के। और जैसा कि हमने कहा था कि ये रेखीय गति होगी वेग v cos थीटा की वजह से। इसका मतलब पिच आएगी v cos थीटा गुणा t। अब यहाँ पर t का मान रखने पर पिच आती है 2 पाई m v cos थीटा बटे b क्यूब। तो ये तो बात हुई थी किसी एक आवेश के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में गति की। अब अगर हम मान लें कि इस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, तो ये आवेश किस प्रकार गति करेगा? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। इसके साथ ही इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, जिसे यहाँ कुछ ऐसे अंदर की ओर की दिशा में दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि एक आवेश इन दोनों ही राशियों के लंबवत दिशा में गति करता है, कुछ ऐसे। तो ये आवेश बहुत ही कम या न के बराबर ही अपने मूल मार्ग से भटकता है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवेश पर दोनों ही राशियां विपरीत दिशा में बल लगा रही हैं। और अगर ये दोनों ही बल बराबर होते हैं तो ये आवेश अपने मूल मार्ग से जरा भी विचलित हुए बिना गति कर सकता है। अब अगर हम मान लें कि Fe विद्युत क्षेत्र की वजह से आवेश पर लगने वाला बल है, जिसका मान होगा QE, और जो इसे नीचे की ओर धकेलेगा, जबकि Fm चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेश पे लगने वाला बल है और इसका मान होगा QV क्रॉस B। और बाएं हाथ के नियम की सहायता से इसकी दिशा प्राप्त होती है ऊपर की ओर। तो अब आवेश पर लगने वाला कुल बल F होगा Fe जमा Fm, यानी कि QE जमा Q ब्रैकेट V क्रॉस B। और दोस्तों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम इनके बीच एक ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बल समान दिशा में होते तो ये आपस में जुड़ जाते, जिसकी वजह से इसे कुछ इस तरह लिखते हैं, F बराबर Q ब्रैकेट E जमा घटा VB। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किसी आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति को, जिसमें हमने मुख्यतः दो स्थितियां ली। एक, जब V और B एक दूसरे के लंबवत हो, और दूसरी जब V सदिश B पर झुका हो। इसके साथ साथ हमने समझा संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय बायो-सावर्ट नियम की। इसके बाद जानेंगे बायो-सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए गुड बाय। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध।
अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।